बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज की जो मौज़ूआत हैं उसमें एक इजाफ़ा हम ये करना चाहते हैं कि हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर AR जमाली भाई हैं। हमारे दोस्त का ना तौहीन होगी कि ये डॉक्टर AR जमाली आर्थोपेड सर्जन हैं जिन्ना हॉस्पिटल में, और हमारे ब्रदर हैं, हमारे घर का हिस्सा हैं। हमारी बड़ी बहन जिनकी उम्र 85 साल है वो उनके लिए दुआ गो हैं पूरी रात, और हमारे सारी फैमिली उनके लिए दुआ गो है। उनको कोरोना वायरस हो गया। और इसके अलावा जो बहुत लोगों के वो मसीहा हैं जिन्हों को मैंने इतना हमदर्द, यानी जो शख्स है, एक दो मैंने ये बात एकदम अपने बेटी की शादी के वक्त में जब उनको अपने दोस्तों से मिलाया था तो ये कहा था कि एक जरदारी साहब हैं नवाबशाह के, और एक डॉक्टर AR जमाली हैं नवाबशाह के, जो कि दोनों में तजाद ये है कि एक आदमी मसीहा है और लोगों को, गरीबों की खिदमत करता है, और एक आदमी जो है वो जरदारी है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तमाम नाज़रीन कराम से भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनके लिए दुआ करें। वो उनकी हालत बहुत बेहतर है माशाल्लाह। जो कल जब दाखिल हुए थे हम हॉस्पिटल में तो उस वक्त उनके प्लेटलेट जो हैं 14,000 थे, अब माशाल्लाह 1 लाख पे आ गए हैं और वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और मेरी उनसे बात भी हुई है। तो मैं दुआ गो हूँ, और मैं तमाम लोगों से, मेरे जितने भी दोस्त हैं, अहबाब हैं, मेरे जो क़ारीन हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उन सब से दुआ गो हूँ कि डॉक्टर AR जमाली के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से याब करें। एक मसीहा है जो कि पूरे सिंध के लिए, पूरे कराची के लिए वो खिदमत गुजार है सबके। कोई आदमी जिससे भी आप पूछना चाहें पूछ लीजिए। जितने भी साफ़ी हैं, जितने भी और जो लोग हैं, शायर हैं, दूसरे लोग हैं, वो सब उनके मद्दा हैं, क्योंकि वो आर्थोपेड सर्जन हैं। जितनी भी मैंने आर्थोपेड सर्जरी हुई है करते हैं वो किसी यानी बग़ैर किसी मुआवजे के, और ज़ाहिर है कि जिन हॉस्पिटल के मुआवजा तो वैसे भी नहीं रहते, लेकिन ये लोग बड़ा अपने हॉस्पिटल में बुला लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, और वो किसी से नहीं लेते थे और अपनी मेहरबानी करके सारे लोगों पर ये काम करते थे। तो हम उन दुआ चाहते हैं कि सारे लोग उनको, जो लोग भी उनको जानते हैं, जो भी उनके शुक्रगुजार हैं, वो अपने शुक्रगुजारी के तौर पर अल्लाह से उनके लिए दुआ करें। जी जी बिल्कुल, अल्लाह उनको सेहत दे। जी सेहत याब कर दिया। अच्छा मेरे साहब, अब ये ज़रा आ जाए, कोरोना के मामले की वजह से अब ये ख़ास लोगों को भी शुरू हो गया है। बहरहाल अहम लोग, जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में निकल आया है मुलाजमीन को, अब ये मसले तो चलेंगे। ज़ाहिर है कि अब ये एक मसला तो है। मैं ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये बीमारी नहीं है। बीमारी तो उन्होंने ज़ाहिर है कि एक आर्टिफिशियल बीमारी पैदा की है जी। और उसमें ये भी तय हो गया है कि उसमें एक में जो इन्फ्लुएंजा था उसके अंदर HIV को, यानी जो एड की बीमारी का, उसमें मलगूबा किया गया है। लेकिन उसका इलाज बिल्कुल आसान है, जो कि हल्दी है और शहद, हल्दी और अदरक। जी। एक तो इलाज ये है, ये तो रूसी इलाज है जी। और हमारा जो इलाज है वो सना मक्की है, यानी जो पत्ते हैं इसके कलौंजी के, जी। उसको 1-2 चम्मच सना मक्की के पत्तों का को 1 गिलास पानी के अंदर, जो इसमें आप उसको जोशांदा बनाएं और इसमें शहद डाल के, जब वो ठंडा हो जाए शहद डाल के इसको पी लें, तो जो कोरोना शोरोना सब भाग जाएगा। तो अच्छा, बहरहाल ये जो मार्केट वाले हैं ना, ये बहुत परेशान है। ताजिर बड़े मार्केट वाली बात है। एक तो बात ये है कि एक तो बात ये है कि सिंध हुकूमत, 2 बातें इसमें हम कहना चाहते हैं कि एक तो सिंध हुकूमत बहुत करप्ट है, वो इनसे पैसे लेना चाहती है। दूसरी बात ये है कि वो WHO के इन्फ्लुएंस के अंदर है, वो उनके हुक्म की ताबीर करना चाहती है, वो इंटरनेशनल नेटवर्क में अपने आप को रखना चाहते हैं मुराद अली शाह साहब। तीसरी बात ये है कि एक अल्लाह का अजाब भी इनके ऊपर है, ताजरों पर, कि ये जिस वक्त ज़माने में करते थे मुनाफा खोरी करते थे, जो 400 गुना ज़्यादा चीज़ों ऊपर मुनाफा लेते थे, तो वो सज़ा भी अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर आई है। ताजिर रहनुमा लेकिन इसके बावजूद भी ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे ताजिर जितने भी हो, लेकिन इसके बाद में जो अगर यहाँ से मुनाफा कमाते थे तो हमारे ताजिरों में ये खूबी है कि वो खराज भी बहुत करते थे। ये इसमें कराची का ये अंदर ये खूबी है कि कराची का कोई भी ताजिर ऐसा नहीं है जो खराज के अंदर वो हुकूमत के निज़ाम को पर एतबार नहीं करते, लेकिन अपने तौर पर जितनी खराज करते हैं, जितनी लोगों की मदद करते हैं, वो भी मिसाल है पूरे पाकिस्तान के लिए। जी फरमाएं। ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ आ जनाब रही? आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त इनायत फरमाया। फरमाइए, ताजरों के दरमियान में जो कशमकश चल रही है और सिंध हुकूमत जो है वो आलमी अदारों से जुड़ गई है, जबकि हमारे पास जो इत्तलात है वो ये है कि जो WHO है और जो अमेरिकन है वो उसको ख़रीद लिया है बिल गेट ने, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहता है, चिप लगाना चाहता है। वो अलग बात है, आपसे वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि कराची के आवाम को और कराची के लोगों को और कराची के ताजरों को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर आप अपना तबसरा फरमाइए। आप बहुत सीनियर हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, और आपकी बात गुफ्तगू के अंदर हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप बोलते चले जाइए। भाई बात ये बड़ी सिंपल सी कि अब आखिरी 6 वर्किंग डेज हैं, जिसमें इस दुकानों को अगर 24 घंटे खोल दिया जाए तो एक तो इसका क्राउड का रश एक जगह पे जो हो रहा है बिकॉज टाइम शॉर्ट होने की वजह से वो कम हो जाएगा। दूसरा, आप अगर माल को खोल देते हैं जहां मैं समझता हूँ SOP को ज्यादा अच्छी तरह फॉलो किया जाएगा और लोग डिवाइड हो जाएंगे। जब लोग डिवाइड हो जाएंगे और टाइम भी ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रश कम होगा और SOP को बेहतर अंदाज में कोशिश करनी चाहिए और फॉलो करना चाहिए। देखें, अभी भी जो आपने लॉकडाउन कम किया हुआ है उसमें रश ज्यादा हो रहा है, रिस्क ज्यादा है। वो रिस्क भी कम होगा और लोगों को जो 2 महीने से तकलीफ में है, दुकानदार बेचारे सारे, उनका कुछ ज्यादा हो जाएगा, कुछ नुकसान पूरा हो जाएगा। और इसके बाद आप ईद की छुट्टी के बाद फौरन 8-10 दिन के लिए एक साथ कर दें लॉकडाउन, कोई एतराज नहीं है हमें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक बात ज़हन में रहे कि ये कोरोना वायरस ने कहीं जाना नहीं है फिलहाल, और अगर ये नहीं जाता तो आप सारी उम्र बंद करके घर में नहीं बैठ सकते। आपको किसी न किसी तरह ये तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा कि कोरोना के होते हुए आप अपनी ज़िंदगी बसर करो। यू हैव टू लिव विद इट। और उसका इलाज यही है कि अभी नुकसान न करो, और ये कमाने के दिन है 6, ये इन लोगों को मौका दे दिया जाए, सारे बिजनेसेस खोल दिए जाए और 6 दिन के बाद ईद के दूसरे दिन से 10 दिन के लिए बंद कर दे। ये हमारी ये पॉइंट है। बिल गेट क्या करता है, दूसरा क्या करता है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें हमारे माहौल को, हमारे हालात को, हमारे मुल्क को, हमारे शहर को देख के काम करना चाहिए। ये बताइए, आपकी ये हुकूमत क्यों ऐसा कर रही है आपके साथ, ये ताजरों के साथ में और कराची के अवाम के साथ में? क्या इसका मसला है? ये पैसे मांग रही है या आलमी जो निज़ाम है जो जो एक वो आप उससे हम उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोग्राम उस पर कर चुके हैं कि वो एक आलमी निज़ाम है जो कि अमेरिका का निज़ाम टूट गया, उसको एक नया आलमी निज़ाम बनाना चाहते हैं, उसका उससे ही जुड़ी हुई है, या क्या वजह है इनका, क्या मसला क्या है? देखें, मैं आपको एक बात कहूँ कि पैसे कोई मांग रहा है नहीं मांग रहा है इसकी मुझे कोई इत्तला नहीं है, नंबर 1। नंबर दो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चारों प्रोविंस और फेडरल हुकूमत जो भी कर रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स है, फोर्स मेजोर है, इसमें कोई तजुर्बा नहीं है किसी को, फिर भी काम अच्छा हो रहा है, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। कोई ये नहीं चाहता है कि अपने लोगों को तकलीफ दे। मैं नहीं समझता कि कोई जानबूझ से कोई गलत कर रहा होगा। ये सिंध हुकूमत भी जो कर रही है अच्छा कर रही है, फेडरल हुकूमत भी कर रही है अच्छा कर रही है। हम इन बहस में ना पड़े, हम वो काम करें जो हमारे मुल्क के मफाद में है और सबसे मशवरा करके करें, और इसको बिला वजह दूसरे डायरेक्शन में ना ले जाए तो बेहतर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब मोहतरम सिराज कासिम तेली साहब, आपका शुक्रगुजार है। जी मिर्ज़ा साहब, सिराज कासिम तेली साहब ने तो कुछ बातें बता दी, लेकिन शॉपिंग मॉल वालों का एक प्रॉब्लम भी है और उसके लिए चारों साथ बड़ा ज्यादती हो रही है। जी इलियास मेमन साहब उनके रहनुमा हैं शॉपिंग मॉल के, हमारे साथ टेलीफोन जी इलियास मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इलियास मेमन जी। जी इलियास साहब, आपसे पहले भी बात हुई थी और हम आपके उस वक्त भी हम आपके हिमायत में थे। अब आप बताइए कि आप क्या मुश्किलात हैं आपके, आप खुल तो गया है आपका, लेकिन कोई मुश्किलात ये है कि मॉल खोलने का इन्होंने बोला था, वफाक ने तो इजाजत दी कि सुबाई जाने सुबाई वाले मॉल खोल सकते हैं, समझ में है ना। अब सुबाई गवर्नमेंट को सुनने को तैयार ही नहीं है। अब इन्होंने जो आदमी इन्होंने 6 दिन की छुट्टियां कर दी आगे,
आप ये बताएं, जुमेरात और जुम्मा और आप इससे क्या छुट्टी से होता है? इससे कोई आप जो कम से कम रात को पूरी रात कारोबार करने दें। आप वैसे भाई वो हमने तो आपसे उस रोज भी मुतालबा यही किया था कि आपको पूरी रात, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये रात लोगों को शॉपिंग होती है। रमजान में लोग बाग जागते हैं, अरबों में भी यही होता है कि सारी रात जागते हैं वो सारी रात। और पंजाब में मॉल भी खुल गए, सब कुछ खुल गया, ट्रैफिक भी खुल गया, बसें भी खुल गई, सब कुछ खुल गई। कराची में क्यों प्रॉब्लम है? कराची वालों को सौतेली माँ का क्यों स्टाफ कराया जा रहा है? यार आप इसके लिए जहरी तौर पर तैयार रहें कि क्योंकि ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आप सिंध हुकूमत के मामले में। हम तो मेरे भाई हम तो 50 दिन में 2 महीने में अपनी जान को रगड़ के बोल के थक गए, लेकिन ये तो सुनने को तैयार ही नहीं। इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते हैं। नहीं, इनका मसला और है। ये शेराज कासम तेली की मेहरबानी है कि हमारी दुकानें भी खुलवा दी। अब मॉल के लिए बात कर रहे हैं, हमने कहा मॉल खुलवाएं। जब पूरे मॉल पूरे पाकिस्तान के मॉल खुल गए तो कराची के कराची अलग है। पहले ये कह रहे थे कि वजीर आजम साहब ने मना करा हुआ मॉल खोलने का, मॉल नहीं खोलेंगे। अब वजीर साहब ने ऐलान कर दिया अपने अपने सूबे अपने मॉल खोल रहे हैं, अपनी टाइमिंग कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है। अब कराची के लिए 6 दिन की छुट्टी दे दी, इसलिए इनको अंदरूनी सिंध में जाना पड़ता है। ये अंदरूनी सिंध में जाएंगे 6 दिन छुट्टी। भाई आप दूर से हर साल होते हैं, लेकिन कम से कम आप हफ्ते को बाजार तो खुलवाएं। 2 3 दिन 4 दिन रह गए। तो आपका क्या ख्याल है कि ये लोग कराची के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मैं हकीकत में करो, ये इनको जरा से जुल्म कर रहे हैं आपके साथ में, यानी ये आप कराची को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कराची वाले बोल नहीं रहे, जो कराची वाले बोलने चाहिए इनको रिक्वेस्ट करते हैं। मैं तो वजीर आज़म से रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट नहीं होता, ये रिक्वेस्ट के अलावा अब ये तो मज़ारों का मामला चला गया ना। ये तो आप चले, मैं एक बात करता हूँ, इनकी मेहरबानी मतलब खोलें बाजार, ये बाजार खोले, पूरा हफ्ता खोले, रात को 3 4 बजे बाजार खोले, इनकी मेहरबानी होगी। और दूसरी बात ये मॉल को, सारे मॉल को खोल देंगे, ट्रैफिक को खोल दें। अब क्या दिन रह गए? पब्लिक परेशान है, पब्लिक रोडों में आ जाएगी। पब्लिक हम तो नहीं बोले, पब्लिक रोडों में आ जाएगी। अब ये क्या मार्केटें सील कर रहे हैं, 4 सील कर रहे हैं। अब ये एसओपी तो हम तो अपने ख्याल कर रहे हैं। ये अपना भी तो भाई इनको ना कोई तरीका आता है, ना हुकूमत करनी आती है, ना इनका पुलिस का निजाम चलाना आता है, ना कुछ नहीं आता। ये सिर्फ माल बनाने के चक्कर में है। बस अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह इनको नेक हिदायत। हम तो बोल सकते हैं रमजान के अब ताक रहते हैं, सब कुछ है। अब रमजान में एंड पे हो गया, खत्म हो गया रमजान। अब 4-5 दिन रह गए। देखिए ना अभी तो भाई अब हम आपके साथ हैं और आप की जो मुकम्मल हिमायत करते हैं और ये समझते हैं कि ये इस वक्त का दिन है, इनको भी सवाब भी मिलेगा अगर ये हुकूमत सिराज भाई से भी बोलता हूँ 2 दिन का इनको बोले। सिराज भाई से हमारी बात हो गई है, अभी हुई है। अच्छा। उन्होंने सिराज में कासिम तेली साहब ने अपनी बातें कर दी हैं सारी, और जो बातें आपने की हैं वो भी कर दी है उन्होंने। मैंने उनसे पूछा भी है कि भाई ये लोग क्या चाहते हैं, क्या ये लोग क्या ये आलमी निज़ाम के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर हम पैसे लेना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो उन्होंने अब जो कुछ कहना था वो कह दिया। मैं आपसे आखिरी मरतबा एक बात अपील, आपकी टीवी से अपील करना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं कहता हूँ अल्लाह का वास्ते पूरा हफ्ता बाजार खोल दे, पूरी रात तक बाजार खोल दे। तो आप रिलीफ दे, कारोबारी आदमी को रिलीफ दे, आप पूरे मॉल खुलवा दे, ट्रैफिक खुलवा दे। इनकी मेहरबानी हो, ये काम करवा दे। आपके टीवी से इनकी आवाज चलेंगे, आवाज तक पहुंच जाए बस। जी हमने आपके आवाज़ को इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज़ को पहुंचेगी। और आपके जहां तक भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, अब आज हम दरख्वास्त कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि प्लीज स्टेप इन कि ये कराची के अंदर फिसाद का मामला पैदा हो रहा है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है। ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन डेवलप कर रही है सिंध गवर्नमेंट, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको स्टेप इन करना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। रिक्वेस्ट करिए चीफ आर्मी साहब को। मैंने बोला अभी, मैं वाइस बेसिस पे बोला चीफ आर्मी साहब रिक्वेस्ट करिए, मैंने मेहरबानी करी चीफ आर्मी बीच में आए, बैठ के हमारा फैसला करो, हमारी मार्केटें खुलवाएं। सबको डीजी रेंजर से बोला मेरे, ये भी बैठ के फैसला करे। मैं कोर कमांडर से बोला ये भी आकर बैठ कर फैसला करे। इनके हाथ पे है ना, ये तो बैठ के बात कर सकते हैं ना। ये तो नहीं, मैं आपके इस दर्द भरी आवाज को मैं चीफ साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि वो डायरेक्ट इंटरवीन करें। कराची पाकिस्तान की माशी हब है जो पूरे मुल्क को चलाता है, से जाता है और 70% रेवेन्यू जाता है। और आपने करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ना चाहते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। आपकी मौजूदगी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब,
आप मदाखलत करें। जी मेहरबानी, बस शुक्रिया बहुत बहुत इलियास मेमन साहब। फ्लोर मिल्स वाले भी आ गए हड़ताल पे। जी आप फ्लोर में आ गए इस लिहाज से कि पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स भी आ गए, उन्होंने कहा जी हम गाड़ी कैसे चलाएं, आप गाड़ी के लिए हमें कुछ इमदाद करें, वो गाड़ी जाहिर के है कि खर्चे आप- हैं, जाहिर है कि उन्होंने आपने गाड़ी बंद रखी 2 महीने, अब उसको चलाएंगे तो उस पर कुछ अखराजात आएंगे। भाई अखराजात बहुत आए गाड़ी का। जब गाड़ी खड़ी रहती है तो उसके पहिए ख़राब हो जाते हैं, उसमें हवा कम हो जाती है, उसके उसकी वो ट्यूनिंग करवानी पड़ती है, wear ऑयल and चेंज tear होगा। होती है, जी। उसकी ट्यूनिंग करानी होती है, उसकी सफाई करानी होती है, तो और बेचारों के पास पैसे नहीं है। और एक बात बता दूं तुम्हें, ये बात वक्त तुम्हें ये महसूस होता है कि ट्रांसपोर्टर जो लोग होते हैं ये बहुत मालदार हैं। असल में ये होते नहीं इतने मालदार, कुछ होते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर जो टॉप मैन होगा वो तो होता होगा, लेकिन जो इनको ये लोग बहुत कर्जा लेते हैं सूद के ऊपर, सूद दर सूद पे पर लेते हैं, और फिर उससे ये जो कुछ भी जो आपके जो मसले खड़े हो रहे हैं कि जो इसमें आदमी मर जाते हैं, तो वो इसलिए होता है कि वो जल्दी चलाते हैं ताकि ज़्यादा कमाएं और वो सूद का पैसा अदा करें और कुछ पैसे अपने घर के लिए भी कमाएं। तो ये इस निज़ाम को भी देखना चाहिए और इस निज़ाम को तोड़ देना चाहिए। इनको ऐसा सूद पे कर्जे दिए जाएँ कि जो आसान किस्तों पर हों और ये अपनी बसें ला सके। इतनी खूबसूरत बसें लाते हैं ये जी। तो इस लिहाज से आप इनके साथ में कोई ना कोई ये काबिल रहम लोग हैं। मैं आपसे ये बात यकीनन आपसे कहना चाहता हूँ। और इस लिहाज से ये लोग बाज़ औक़ात ये लोग बहुत रूड भी होते हैं, इसलिए कि इनका मामला इसलिए होता है, रूड होते हैं कि इनको टाइमिंग पर अपने 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 मालिक को जवाब देना होता है कि साहब इतने पैसे कमा के दिए कि नहीं दिए। तो वो वही हाल होता है जैसा कि जैसे फ़कीरों का होता है कि वो आप जो फ़कीर मारता है, जो किराए के फ़कीर होते हैं वो कि इतने पैसे कमा के क्यों ला के नहीं दिए। इसी तरह से इन बेचारे हुकूमत का काम है ना तमाम सेक्टर को देखना, उनका निज़ाम बनाना, उनको इमदाद करना। ये पाकिस्तान का निज़ाम अभी तक बन नहीं पाया है। इन्होंने अभी तक मैपिंग नहीं की है लोगों की सूरत हाल को। अब मिसाल के तौर पर जैसे आप भी को भी ये बात नहीं पता था कि जब आप इस पर ट्रांसपोर्टर से बात कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था क्योंकि मैं तो इसका रहा हूँ जी, इन लोगों के बीच में रहा हूँ। तो इनका रोना देखा था जाता था जिस वक्त वो अल्ताफ़ हुसैन 6-6 महीने की हड़तालें करता था, तो ये मेरे पाँव में पड़ते थे कि आप मेहरबानी करके हमारी बसें खुलवा दें, नहीं तो हम मर जाएंगे। हम तो एक बस आप जलाते हो तो हमारा पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है, हमें खुदकुशी करनी पड़ती है, इसलिए कि हमारे पर इतना कर्ज चढ़ जाता है। इरशाद तो बुखारी मैंने ये कहा कि आपको आदमियों को मारना बंद करें, क्योंकि मैं भी तरारे में था। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है ये बात उसी का, फिर बाद में आदमी मरने बंद हुए। ये बात सही होगी, 4 आदमी रोज़ मारते थे ये लोग अपनी तेज़ रफ्तारी में जी। तो उसकी वजह से कराची वाले बस जला देते थे। चले अल्लाह करेगी मामला तय लेकिन हो ये जाए। कि एक निज़ाम है उसको बेहतर बनाए। एक बाकायदा ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम होता है सारी दुनिया के अंदर एक आराम से चलती है, उससे पैसे होते हैं, उसको आप एक प्रोटेक्शन देते हैं, उसको अपने बसों में वहाँ पर चलाते हैं, वहाँ पर टिकट होता है, आप जाएँ और टिकट जैसे घुसेंगे आप टिकट ले लेते हैं वहाँ कंडक्टर भी नहीं होता है। तो इस लेवल पे जाए ना आप कि आपको टिकट में खुद ही मिलता रहे, कोई ना कोई तरीका आप वजह करें। अभी तो ये तरीका वजह नहीं हुआ कि वो उन्होंने मुतालबा किया है कि जो हमसे भाई टोल जब टैक्स तक लिया ये जाता है। आपके जागीरदार यहाँ पर हुक्मरान रहेंगे ये कभी भी निज़ाम नहीं बन सकता यहाँ पर। अगर जब तक कि कोई आदमी पाकिस्तानी जहन का आदमी हुक्मरान नहीं बनेगा और वो अपनी टीम नहीं बनाएगा नीचे से, अब तक उन्हीं जहन के लोगों की ये वडेरे नहीं कर सकते, ये सरदार नहीं कर सकते, ये चौधरी नहीं कर सकते, और ये जो बाहर के आए होते हैं वो भी फारिग हैं, नहीं कर सकते। वो 19 काबीना में, फेडरल काबीना में तो 19 लोग हैं गैर मुंतखब, वो भी बाहर भाई के लाए हुए। उन बेचारों को अब देखिए, ये जो आदमी था, जो आदमी बड़ा 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 काबिल माना जाता है, जो स्टेट बैंक का गवर्नर था, जो हमारा शहर का रहने वाला है, जो यहाँ IBA का जो डायरेक्टर बना के बैठा दिया था जिसको जी। अब ये आदमी मुझे कहने लगा, एक प्रोग्राम में मैंने उसको बुलाया चीफ गेस्ट के तौर पर स्टेट बैंक के गवर्नर की हैसियत से, तो मुझे कहने लगा कि साहब आप हमारे पास 2 जो है वाइट एलिफेंट हैं। मैंने कहा जी वो कौन से हैं? सेमिनार था, बहुत हाई लेवल का सेमिनार था, बहुत हाई लेवल का सेमिनार। तो उसमें कहा कि साहब एक KC है और एक वापडा है, इनको प्राइवेट कर दो। तो मैंने कहा जो प्राइवेट कर देंगे तो फिर वो तो कमाई करेगा, उससे कहा नहीं, जो प्राइवेट करेगा तो फिर वो अपने पैसे भी लगाएगा। तो प्राइवेट तो हो गया, पैसे वो कमा रहे हैं, पैसे मैंने लगा नहीं रहे, मज़ीद पैसे जो इन्वेस्ट नहीं करे बल्कि ज़्यादा आपको ले रहे हैं। आप ये देखिए हर कंपनी आकर इस ऐसे नालायक आदमी को वज़ीर आपने बना रखा है जो स्टेट बैंक का गवर्नर रहा है, वो वज़ीर बना रखा है जिस आदमी को ये नहीं पता कि वो
क्या करते हैं लोग, जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अब जब कितने लोगों कितनी दफ़ा केएससी बिकी है और हर कंपनी पैसे कमा के चली गई और आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा के नहीं गई। 7 अरब में बेच दिया था आपने। 7 अरब में 14 बेच दिया। अरब में, कितनी 14 बड़ी अरब में। कंपनी को बेचा जिसकी जितना सरमाया जो था 21 70 कितना अरब में था। 21 अरब की तो अभी सब्सिडी दी गई है अभी इस मामले में। तो मैं कहता कोरोना हूँ कि ये इतने नालायक आदमी आपने बिठा रखे हैं जिनका ज़मीन पर पैर नहीं है और वो बड़े आलिम फाजिल हैं लोग हैं, इनको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की है। अच्छा, बड़ी उम्मीद थी नई सरकार से, बहरहाल अब चले वो तो नई छोड़ सरकार बेचारे वो आप- खुद देखिए ना, नई सरकार खुद क्रिकेट का आदमी है, उस गरीब को ईमानदार है अपनी जगह पर, ठीक बात है, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन जब अनाड़ी को कुछ आता ही नहीं हो तो फिर क्या करेगा वो? साहब, ये कौन सी ईमानदारी है कि जो करप्ट लोग हैं वो उनका घर चलाते हैं और फिर वो करप्शन करते हैं और फिर वो फिर भी ईमानदार हैं? और नहीं, फिर अब उनके ऊपर अब मिसाल के तौर पर कहते हैं साहब जो कप्तान साहब बड़ा सख्त एक्शन लेंगे, वो एक्शन अभी तक तो हुआ नहीं है उसके ऊपर। किसके ऊपर? सारी दुनिया को पता है कि साहब वो जो आपका तरीन पर होना चाहिए था, ही मस्ट हैव बीन अरेस्टेड बाय नाउ जी। और उसको सज़ा देनी चाहिए थी। नहीं, उसकी तो मुलाकात अच्छा, होगी। शेख रशीद साहब भी बहुत रो रहे हैं अपनी रेलवे चलाने के लिए। शेख वो रशीद बार-बार साहब का किस्सा ये हुआ है कि शेख रशीद साहब जो है बहुत सी जो वहाँ की जो बातें थी जिसको आसिफ सलीम बाजवा ने पकड़ लिया कि ये लीक कर देते थे, फिर उन्होंने समझाया, उन्होंने जाकर ये जो आपका जो कराची का जो आदमी है जैदी जी, अली जैदी इसने कहा कि साहब ये जो है आपकी बातें लीक हो जाती हैं, तो फिर उसने बाजवा ने उसको पकड़ लिया उस आदमी को। एक सपोजिटली वो शेख रशीद जैसे आदमी मुँह फट आदमी हो सकते हैं, वी डोंट नो हु वाज ही, लेकिन सपोजिटली हम ये कह सकते हैं। लेकिन आसिफ सलीम बाजवा ने ये कहा कि भाई मैंने उसको समझा दिया, अब वो नहीं करेगा। तो उसके बाद से इनका जो फटा हुआ मुंह होता है वो ज़रा बंद हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दे जाते हैं। नहीं, आधी अभी भी नहीं आधी दिए, आधी है ना नहीं आदि नहीं है कि अभी। वो तो दोनों दोनों तरफ साहब मैं जो चला सकता हूँ। उन्होंने कहा कि विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे नहीं, चेयरमैन ने। फिर अब उसके ईद के बाद। लेकिन वो उससे पहले की बात है। उसके बाद जब उन्होंने समझाया, अब उसके बाद में अब अरदाश्त कर रहे हैं कि मेरा रेलवे चला दें, वरना तो फिर मैं 24 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा। पर जब जाहिर है जब आप ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं तो रेलवे भी आप किसी निज़ाम नहीं, के तहत चला सकते हैं। मैं हक में हूँ उसके, जहाँ तक जी। वो काम करे, लेकिन अपनी ज़बान जो मुँह फटी ज़बान तुम्हारी है उसको बंद करो जी जी। और आपको इंसानों की तरह से बिहेव करो, जहाँ के वज़ीरों की तरह से बिहेव करते हैं। तुम तो अभी वो चौपाटी के बदमाश बने हुए हो, उस वक्त के बाद जिस तरह की बातें करते हो। जी, अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक जी, के बाद करें। आएंगे तो अफगानिस्तान के मामले पे बात करेंगे। नाज़रीन, जी। मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब अफगानिस्तान के मौजू पे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जी मौजूद हैं। रहमुल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। दो वाक़यात हुए हैं। एक तो ये है कि तालिबान क़यादत ने जो अफ़गानिस्तान में भारत का किरदार है उस पर कहा है कि ये हमेशा मनफी रहा है, और ये कि वो मुज़ाकरात के लिए जो शेर मोहम्मद अब्बास जो दूसरे हैं उन्होंने दोनों ने ये बातें कही हैं कि अफ़गानिस्तान में, लेकिन हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो ज़ल्मे खलीलज़ाद आए थे पाकिस्तान और फिर बाद में इंडिया गए थे कि आपको डायरेक्ट बात करनी होगी। आप क्या देखते हैं कि ये जो इंडिया की मकाराना चाल है इसके में ये आ जाएंगे या अपने तालिबान, या उसको समझ या उनको जवाब देंगे भरपूर? देखें, ये शेर मोहम्मद अब्बास तानकज़ई हैं जो कि तालिबान मुज़ाकराती टीम के नायब सरबराह हैं। सरबराह तो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर हैं, तो तालिबान के सियासी कमीशन का जो दफ्तर है कतर में उसके सरबराह हैं, और ये शेर अब्बास तानकज़ई उनके नायब हैं। और इनका बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। ये अफगानिस्तान की फ़ौज में रहे और इनकी तरबियत रूस में भी हुई है, और तो इनको रूसी ज़ुबान भी आती है, अरबी भी आती है, अंग्रेज़ी, पश्तो, फ़ारसी,
तो ये उन्होंने ये बयान दिया है। और इन्होंने जाहिर है जो हालिया ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा था भारत का, वहाँ जो उन्होंने मशवरा दिया भारत को कि वो तालिबान से बराह रास्त बात करें और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, तो उसके हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया है। तो देखें, तालिबान की ये पॉलिसी है आजकल कि वो कोई भी अगर उनसे बात करना चाहे तो वो उसके लिए तैयार है। वो बातचीत करना चाहते हैं ताकि अपनी जो उनकी सोच है, राय है, वो उस मुल्क या फरीक तक पहुंचाएं। वो तैयार है हर किसी से बात करने के लिए, लेकिन उनका ये भी कहना है कि भारत का जो किरदार है वो बड़ा मनफी रहा है, और अगर आइंदा भी मनफी रहा तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि रहमुल्लाह साहब एक मिनट रुकिए। यानी एक बात तो हम ये समझते हैं कि वो एक किरदार अदा कर रहे हैं एक रियासत के वज़ीर ख़ारजा का या एक सफ़ारत का, एक बेहतरीन सफ़ारतकार का। जो अल्फाज मैंने देखे हैं, सुने हैं, उनके जो मैंने पढ़े हैं, तो बहुत मोहतात उन्होंने गुफ्तगू की है। तो लेकिन इस मनफी के लफ्ज़ को हम किस तरह से आप किस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे? देखिए ना, भारत तो इस सारे मसले में एक फरीक बन गया है ना, क्योंकि उसने पहले जब अफगान कम्युनिस्ट हुकूमत थी, अफगान मुजाहिदीन उनके खिलाफ जिहाद कर रहे थे, तो भारत ने कम्युनिस्ट हुकूमत का साथ दिया था और रूस का साथ दिया था। और फिर जब तालिबान मुजाहिदीन की हुकूमत आई, ताल्लुकात बिल्कुल उनसे नहीं थे, भारत का अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं रहा। फिर जब तालिबान आया, उनसे तो बिल्कुल ही उनका कोई राब्ता नहीं था। तो भारत को ये फिक्र है कि ऐसा ना हो कि तालिबान फिर से आ जाएं और भारत का कोई किरदार अफगानिस्तान में न रहे। हालांकि उन्होंने वहाँ बड़ी सरमायाकारी की है और $3 अरब उन्होंने लगाए हुए हैं, तो ये उनको एक तशवीश है। तो मेरे ख्याल में ये ज़ल्मे खलीलजाद ने ऐसे ही नहीं कह दिया, भारत ने ये मौजू जो है, ये इशू जो है, ये उठाया होगा और कहा होगा कि आपने तो, अमेरिका ने तो तालिबान से कोई 18 महीने बातचीत की है, आपने इनको कैसा पाया? ये कोई रीजनेबल लोग हैं, इनमें कोई लचक है, और अगर हम ऐसा करें तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में ये ऐसी बात मुझे लगती है। खलीलजाद ने कहा होगा कि हमारे भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे तालिबान के बारे में, लेकिन जब बातचीत हुई तो हमने उनको बहुत ही रीजनेबल, फ्लेक्सिबल पाया और उनसे बातचीत मुमकिन है, और देखें हमारा उनसे मुआहदा भी हो गया है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बात हुई है। भारत को ये एहसास है कि उसको सारे पत्ते एक फरीक के जोली में नहीं डालने चाहिए। यानी अफगान हुकूमत को लेकर सिर्फ उनको अपनी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। अफगान हुकूमत बहुत कमज़ोर है, उसका मुस्तकबिल मखदूश है, इसलिए मेरे ख्याल में वो सोच रहे हैं कि तालिबान से कोई बातचीत का रास्ता निकाले। अच्छा नहीं रहमुल्लाह साहब, ये मुझे बताइए कि फिर अगर ये बात है, अगर है, क्योंकि बेसिकली जो बेसिक प्लान तो ये था ना कि पाकिस्तान को सैंडविच किया जाए मगरिब से और मशरिक से, तो तालिबान इस प्लान का हिस्सा हो सकते हैं इंडिया के साथ में? अगर बातचीत हो जाए, शुरू हो जाए, और साहब 3 अरब रुपए, 3 अरब बिलियन उनके फंसे हुए हैं, तो ये क्या मसला है? जिसने तालिबान तो वो लोग हैं ना कि जो लोग उनके साथ में जुल्म करते आए हों, उनका उनसे तो बदला तो लेते हैं ना वो। नहीं, ये तो बिल्कुल ही मुझे मुमकिन नजर नहीं आता कि तालिबान भारत या अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाएंगे या चीन के खिलाफ महाज बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये है कि भारत कम से कम अगर ये बातचीत हो जाए, तो भारत का जो आजकल का रोल है कि वो एक स्पॉइलर है, तो एक रुकावट है अमन के लिए अफगानिस्तान में, तो वो मेरे ख्याल में उसको रोकने के लिए अमेरिका ने भी शायद ये तजवीज़ दी है, और तालिबान भी ज़ाहिर ये चाहेंगे कि ये भारत का मनफी रोल ख़त्म हो जाए, मस्बत रोल सामने आए। हाँ, तो फिर उसके जवाब में उसके नहीं कई बार तो फिर अगर मस्बत रोल उसका कोई रोल नहीं है, नहीं, स्पॉइलर का रोल अगर ख़त्म होगा तो उसका नहीं, फिर वो कुछ मांगे हुए थे ना उसके जवाब में, कहेंगे वो ये कहेंगे कि साहब इसके बदले में हमें क्या दोगे आप?
नहीं नहीं, मेरे ख्याल में वही बात होगी जिस तरह अमेरिका ने तालिबान से मुआहदा किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मेरे ख्याल में इस तरह की कोई जमानत की बात होगी, वो तालिबान देखेंगे कि क्या वो जमानत देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में भारत यही चाहेगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, यही बात अच्छा, लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि इंडिया में जो मुसलमानों के साथ मजालिम हो रहे हैं, तो जो मुजाहिदीन हैं वो अब अपने आप को महदूद कर लेंगे अफगानिस्तान तक और वो इंडिया तक नहीं जाएंगे। देखें, इंडिया वो पहले भी नहीं गए जो अफगान मुजाहिदीन हैं, और आइंदा भी मेरे ख्याल में नहीं जाएंगे। वो तो उनकी जो सोच है वो अफगानिस्तान तक महदूद है, और वो कई बार कह चुके हैं। वो अलकायदा दाइश की तरह नहीं है कि उनकी कोई आलमी एक कोई उनकी एम्बिशन है, कोई ख्वाहिश है। तो मेरे ख्याल में भारत तो वैसे भी उनका हमसाया भी नहीं है अफगानिस्तान का, और वो सिर्फ ये है कि तालिबान पाकिस्तान का साथ देंगे भारत के हवाले। अच्छा, ये फिर तो उनके जो कौंसल खाने वो तो बंद कर देंगे ना। देखिए, सफारती ताल्लुकात जो हैं वो तो डिपेंड करेंगे। अगर भारत का रवैया मनफी रहा, तालिबान का अगर इख्तियार हुआ तो वो उसको बंद कर देंगे। अगर भारत का रवैया चेंज हो गया या तालिबान एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा बने जिसमें और लोग भी हैं जो भारत के करीब हैं, तो फिर जरा मुश्किल होगा। लेकिन मेरे ख्याल अच्छा, में मुझे बताइए कि जो मुल्क इंडिया के लोग इतने बदज़बान हो गए हैं और इतने खुले डले हो गए, जो ये लफ्ज़ भी कह रहे हैं अमेरिका यानी सऊदी अरब में बैठकर, दुबई में बैठकर, कतर में बैठकर कि हम खाना काबा के अंदर बुत रखेंगे, वो अब किस तरह से तालिबान के साथ में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये तो अभी देखना पड़ेगा ना कि ये क्या भारत की हुकूमत की पॉलिसी है या आम लोगों की राय है, और फिर ये है कि नहीं तो अब इसमें कुछ शुबा रह गया है कि वो तो हिंदुत्व का निज़ाम बनाना चाहते हैं सारी दुनिया के अंदर। नया कहते हैं कि आलमी निज़ाम बनाएंगे हिंदुत्व के तहत। जी जी बिल्कुल, वो ठीक है, वो उनकी एक ख्वाहिश होगी, लेकिन ये मुमकिन तो नहीं है ना। आपको पता है, मुझे भी पता है, इसका तो कोई इम्कान नहीं है। अच्छा जी, दूसरी एक और बात कर लेते हैं आपसे कि नेपाल के इलाके में एक तो कि जो इंडिया का इलाका था, इंडिया का और नेपाल के दरमियान में एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिस पर कि नेपाल ने पहली मरतबा अपनी फ़ौजें उस इलाके में भेज दी हैं जहाँ पर एक सड़क बना रहा है इंडिया, कि वो जो झील है मानसरोवर झील, उसमें के रास्ते में जाता है कि साहब ये हमारी इबादत के रास्ते, वहाँ सड़क बना रहा है। तो वो कहता है कि ये मुतनाज़ा इलाका है, जो वहाँ पर पहली मरतबा नेपाल ने अपनी फ़ौजें भेजी हैं, हेलीकॉप्टर भेजे हैं, और उसमें मैंने इंडियन आर्मी चीफ ने ये कहा है कि इसके पीछे चीन इसकी मदद कर रहा है, जो दुरुस्त भी है। तो अब सवाल ये है कि आप ये जो मतलब है कि ये सारा मामला जो है इसकी जो इंडिया की जो पहले तो ये ख्याल था ना कि उसका कि पाकिस्तान की तरफ अपनी तमाम फ़ौजें रखें, अब इसकी जो ताकत है वो उसका दायरा कार जो है अपने बचाव का, उसका फैलाव जो है बढ़ रहा है। जी देखिए, भारत जो है वो पूरे इस खत्ते में, जनूबी एशिया में अपने आप को सबसे ताकतवर मुल्क समझता है, और वो समझता है कि ये सारे जो मुल्क हैं ये उसकी मर्जी के फैसले करेंगे। नेपाल तो वैसे भी लैंड लॉक्ड है और भारत के ऊपर काफ़ी उसका दारोमदार है। उन्होंने कोशिश की है कि चीन से ताल्लुकात बढ़ाएं और भारत के ऊपर इन्हिसार कम करें, लेकिन भारत ने काफ़ी नेपाल के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। सप्लाई लाइन भी काट दी थी। नेपाल हम गए थे, वहाँ पर काफ़ी नफरत है भारत के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में भारत जो है इस तरह अगर वो पॉलिसी अपनाएगा, ताकत इस्तेमाल करेगा, जोर आजमाई करेगा, सप्लाई लाइन रोक देगा, तो फिर ज़ाहिर है इन मुल्कों में भारत के खिलाफ जज्बात उभरेंगे। और ये आप भूटान देखें, भूटान की खारजा पॉलिसी भारत के हाथ में है। बांग्लादेश की जो अवामी लीग है वो मुकम्मल भारत की तरफदार है। श्रीलंका मजबूर है
क्योंकि भारत उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। मालदीव जो है उसकी भी पॉलिसी जो है वो भारत की तरफ ज़्यादा है, झुकाव है, छोटा सा मुल्क है। तो ये भारत, अच्छा अफगानिस्तान देखें, वो भी सार्क का रुकन मुल्क है, और जब यहाँ इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी हार्ट ऑफ एशिया, उसका जब भारत ने बाइकाट किया तो अफगानिस्तान ने उसका साथ भी दिया था, पाकिस्तान की मुखालफत की थी। तो मेरे ख्याल में भारत की ख्वाहिश ये है कि जो भी मुल्क ज़रा सी इंडिपेंडेंस दिखाए और आज़ाद सोच लेकर आगे बढ़े उसको दबाया जाए, और यही पॉलिसी आजकल। रहीमुल्ला यूसुफ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जी जी। अच्छा, ये भारत की बात कर रहे थे आप, उनकी जो नेपाल से टेंशन, उसमें तो वो कह रहे थे ना कि वहाँ बड़ी नफरत पाई जाती है। नफरत तो मैं तो खुद गया हूँ नेपाल में, भूटान भी गया हूँ, नेपाल भी गया हूँ। साहब अल्लाह ने मुझे शुक्र ये है कि जब बुरे बुजुर्गों से पहले मैं देख आया हूँ सब जगह। सबसे पहले मुखालफत जो करता है वो आपका अमीर जो उमरा होते हैं वो तबका, जी, और जो एलीट जो तबका है वो मुखालफत करता रहा उनकी। वो कहता साहब हमें तो हम खुश हैं, हमारे खुदाओं को तुम कैसे करते हो। इसी तरह से है जो मुसलमानों की एलीट हैं इस वक्त, ये उसी मुकाम पे खड़े हैं। इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं, इंडिया के जो मुसलमानों की एलीट हैं उस बदबख्त की मुकाम पर खड़े हैं जहाँ पर कि वो काफिर लोग खड़े होते थे। ये अभी तक मुसलमान नहीं हुए हैं जिस लेवल के मुसलमान इनको होना चाहिए। जिस लेवल के मुसलमान कायद-ए-आज़म ने मुसलमान हमको बनाया था, जितनी कुर्बानी हमने दी 47 में, उसके बाद में इन लोगों को वो बात, जब भी जाते थे इंडिया में हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। एक आई हमारे पास मोहतरमा, हमारी बहन बनी, जमात इस्लामी की थी, इंडिया से आई, तो हमें कहें मिर्ज़ा साहब क्या है, ये मर खप जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा बहन ये मामला इतना आसान नहीं है, ये मोदी जो है आपके ऊपर लागू कर देगा ये हिंदू निज़ाम। लेकिन नहीं समझ में आता था। अब आपने फिर देखा, कल आपने जो उनको दिखाया वो जो हमारे दोस्त का किस्सा जो है जावेद जब्बार साहब का, जावेद जब्बार साहब को दिखाया कि जावेद जब्बार साहब ने किस तहम्मुल के साथ में उनको जवाब दिया, और किस वो दिखा देना चाहिए था आपको, मत घबराना चाहिए था कि जिस अंदाज से, जिस तमतराक के साथ में उस आदमी ने पाकिस्तान की तौहीन की थी, वो ज़रूर दिखाना चाहिए था आपको, ताकि फिर इसके मुंह पर जिस पर तमाचा पड़ेगा तो हम उसको दिखाएंगे कि देखो तुम। आपको याद होगा कि जिसने जो है परवेज़ मुशर्रफ को जो कहा था उसको जूते पड़े, जो उनकी गाड़ी पे हमला हुआ, गाड़ी पे भी हमला किया, कपड़े भी फटे। तो अच्छा, ये जो वीडियो फिर वो बड़े सर सामानी की हालत में उसी तरह से फिर रहा था जिस तरह से कि फिर वो अपील मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है बैतुल मुक़द्दस में जाने के लिए जानदार दरगाह हुई थी। फिर वो अपील कर रहे थे कि हमारे लिए ये एहतजाज करें और इसको लोग अपने शेयर करें इस वीडियो को। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये बात, ये इसको जो शायर साहब हैं, मैं इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूँ कि इतना मुझे नफरत हो गई है कि शबाना आज़मी साहब के जो मियाँ हैं कि अभी तक की समझ नहीं आई है इन लोगों को कि कितने तुम लोग नादान लोग हो, अपने आप को दाना कहते हो तुम लोग। तुम्हारे को ये समझ आज तक नहीं आई है कि जो इस्लाम क्या होता है और जो कायद-ए-आज़म क्या होता है। तुम्हें आज तक ये समझ, और तुम्हें इकबाल की समझ नहीं आई है कि तुम्हें क्या होता है। तुम अपने फ़ख्र के अंदर, गुरूर के अंदर फंसे हुए हो, और तुम्हें मालूम नहीं है कि एक चीज़ एक लाइन, कट ऑफ लाइन है जिसके अंदर काफिर क्या होता है और मुसलमान क्या होता है। जो रसूल ने फैसला किया उसको तुम नहीं मानते हो, तो फिर तुम कहाँ खड़े हो? बदबख्ती है, फिर तो बदबख्त हो तुम। जी। अच्छा, वो जो वीडियो आप कह रहे थे कि किस तरह किया गया, हिटलर ने क्या किया, डिटेंशन, ये इस वीडियो में दिखाते हैं कि उन्होंने डिटेंशन सेंटर कैसे बनाए, उसमें उसका जिक्र किया जा रहा है। तो ये आज के दौर में जो इंडिया में हो रहा है, जो आसाम में काम जैसे पहला डिटेंशन बनाया, वो हमने तस्वीर दिखाई थी, आज भी दिखाएंगे। तो ये मुसलमान देख लें कि वो पहले क्या काम हो रहा था और वो उसी फार्मूले के तहत यहाँ काम कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये वीडियो दिखाते हैं नाज़रीन को। ये कैंप्स डिटेंशन सेंटर की तरह काम करते थे और जर्मनी ने पूरे दुनिया को इन कैंप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, छुपा के रखा था। जनवरी 1933 में हिटलर पावर में आया और मार्च 1933 में जर्मनी का पहला कंसंट्रेशन कैंप बनना भी शुरू हो गया था। इनिशियली ये कैंप्स जूस को नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, मतलब नाजी पार्टी जैसे राष्ट्रवाद पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डिटेन करने के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे इन कैंप्स में क्रिमिनल्स को भी डिटेन करने लगे। नवंबर 1938 में हजारों जूस को इन कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया। शायद जर्मन्स को लगा था कि जूस के लिए कई देश हैं जाने के लिए दुनिया में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन यूनाइटेड किंगडम ने
10,000 जूइश बच्चों को तो अपने देश में जगह दी, लेकिन अडल्ट्स को नहीं दिया। फिर क्या होना था? इन कैंप्स में जितने हेल्दी लोग थे उनसे हार्ड मैनुअल लेबर करवाया गया, और जितने हेल्दी नहीं थे उन्हें मार डाला गया। नाजी जर्मनी में अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मीडिया का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया था। हिटलर मीडिया की पावर को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे और नई टेक्नोलॉजी का यूज भी भरपूर तरीके से करते थे। खासकर इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि रेडियो और न्यूज़पेपर्स में सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी दिखे। हिटलर की रॉ विजडम, उनकी बहादुरी के किस्से, मीडिया में दिन भर यही हाईलाइट होता था कि कैसे हिटलर दिन रात जर्मनी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। Whether you agree with his doctrines or not, it must be admitted that the leadership of Hitler has united the German people for the first time since the war. ऐसा ही एक प्रमुख एडिटर था जूल्स स्ट्राइचर, जो जर्मनी में जूस के खिलाफ नफरत और हिटलर का प्रोपेगेंडा फैलाता था। इस एक आदमी ने जूस के खिलाफ इतनी नफरत घोली कि जब जर्मनी की हार हुई युद्ध के बाद, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने इस आदमी को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत दोषी पाया। 1946 में उसकी फांसी हुई। लेकिन हिटलर के हार के पहले एक पूरी पीढ़ी का नाश किया गया। सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी की किताबें स्कूल्स में पढ़ाई गई, एंटी नाजी आइडियाज वाली सभी किताबों को जला दिया गया। मतलब वहां स्कूल्स की किताबों में हिस्ट्री को ही बदल डाला गया। और जो कुछ प्रेस्टिट्यूट, मतलब मीडिया हाउसेस, थिएटर, रेडियो चैनल थे जो सरकार से सवाल पूछते थे, या तो उन्हें सेंसर कर दिया जाता था या तो उनके जर्नलिस्ट को ही डिटेन कर लिया जाता था। अब ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। जब भी कोई देश फासिज्म की तरफ जाता है तो कई ऐसे लोग होते हैं, आज की भाषा में बोले तो सेक्युलर टाइप लोग, बुद्धिजीवी टाइप लोग, जो आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं। नाजी जर्मनी में भी जूस के प्रति बढ़ती एट्रोसिटी से परेशान होकर कई छोटे बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। जी मिर्जा साहब, अच्छा ये एहतजाज आरएसएस नाजीज़म के नजरिए पे मुताबिक है बिल्कुल। जी अच्छा, फिर एहतजाज हुआ। हाँ। उस एहतजाज को कुचलने के लिए उन्होंने क्या किया, और जो मोदी ने किया यूनिवर्सिटीज में, सड़कों पे मुसलमानों के साथ में किया, जी जामा मिलिया में, उस वक्त क्या किया था उन्होंने एहतजाज करने वालों के साथ, और वो जो मोदी ने किया वो भी वो दिखाते हैं बिल्कुल पैरेलल है। जी जी। एक प्रोटेस्ट था व्हाइट रोज मूवमेंट, जो जर्मनी के कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स ने शुरू किया था। जर्मनी के लोगों ने तब भी यही बोला था कि अरे ये प्रोटेस्ट, ये पॉलिटिक्स, ये स्टूडेंट्स की मतलब की बात नहीं है, उन्हें दूर रहना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपनी हिम्मत से पूरी जर्मनी की सरकार को तब हिला दिया था। बाद में अनफॉर्चुनेटली इन प्रोटेस्टर्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया, लेकिन उनकी स्पिरिट आज भी जर्मनी में याद रखी जाती है। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, नाजी जर्मनी के इतिहास में आवाज उठाने के लिए औरतों को भी याद रखा जाता है। 1943 में अचानक नाजी आर्मी ने उन जूस को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जिनकी शादी आर्यन औरतों के साथ हुई थी। अरेस्ट के कुछ समय बाद ही उन सभी मर्दों की आर्यन पत्नियां रोसेनस्ट्राश पहुंची जहां इन जूस को रखा गया था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती रही और एक अपने आप में ही प्रोटेस्ट शुरू हो गया। पूरे एक हफ्ते तक रात दिन ये औरतें सड़क के बीचों बीच से हिली नहीं, अपना धरना जारी रखा और अपने हस्बैंड्स को वापस करने की मांग रखी। जर्मन ऑफिसर्स के धमकियों के बावजूद ये औरतें वहां से नहीं हिली। आखिर में नाजी पार्टी के सरकार को भी उनके डिमांड्स को मानना पड़ा और सभी जूस को छोड़ना पड़ा। इसे कहते हैं असली घर वापसी। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट और औरतों की जो धरना की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है और आज भी उतनी ही दमदार है। 9 नवंबर 1938 को जर्मनी में अचानक सभी जूस के घरों पर अटैक किया गया। उनके शॉप्स में आग लगा दिया गया और यहां तक जूस का मर्डर, उनका लिंचिंग और बहुत सारों को तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भिजवा दिया गया। बेसिकली रातों रात जूस के खिलाफ एक प्रोग्राम छिड़ गया, माने फुल ऑन दंगा। इस रात को नाजी हिस्ट्री में कहते हैं द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस। एक तरीके से जूस को डराने के लिए एक फाइनल मैसेज था। सारे प्रोटेस्ट, सारा रेजिस्टेंस छोड़ दो, अब तुम्हारी तकदीर हमारे हाथों है। 50 घंटों तक ये स्टॉर्म ट्रूपर्स सिविलियन कपड़ों में जूस के घर, दुकान, सिनेगॉग माने उनके प्रार्थना स्थल डिस्ट्रॉय कर रहे थे। 90 से भी ज्यादा जूस मारे गए, सैकड़ों इंजर्ड हुए और 30,000 जूइश लोगों को डिटेंशन कैंप्स भेज दिया गया। बाद में नाजी पार्टीज ने जूस पर ही इल्जाम लगा दिया ये सब वायलेंस का, इसीलिए उनका इंश्योरेंस, उनका कॉम्पनसेशन भी सब छिन गया। इसके बारे में जूस ने भी कभी सोचा नहीं था। अब तक जूस को सिर्फ सोशली और इकोनॉमिकली बॉयकॉट किया जा रहा था, लेकिन इसके बाद जूस को कंप्लीटली खत्म करने की बारी आई।
जो उस समय इस सब को देखकर भी दंगा समझकर चुप बैठ गए, उन्हें बाद में पता चला कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी फाइनल सॉल्यूशन की, हॉलोकास्ट की। वॉर खत्म होते होते लगभग 6 मिलियन जूस मारे गए और जो जिंदा बचे न जाने वो कितने सालों तक उस ट्रॉमा को लेकर। जी मिर्जा साहब, फिर मीडिया का इस्तेमाल, फिर एक फोर्स तख्लीक करना खुसूसी। जब इन्होंने RS तख्लीक कब की है साहब? आज थोड़ी की है, तो 1925 की तख्लीक है। और एक इलाके को पूरा, जैसे मकबूजा कश्मीर में किया ना, एक पूरा लॉकडाउन। नाजीज़म बन रहा था जी, जब नाजीज़म बन रहा था उस वक्त RSS बन रही थी जी। एक वीडियो और है, वो भी दिखा देते हैं ताकि ये आज के इंडिया के मुसलमान समझ सकेंगे उनके साथ क्या हो रहा है। हाँ सर, ये आप ये नाज़रीन कराम, हम ये बात आपको भी समझाना चाहते हैं, इसलिए कि ताकि आप मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद कर सकें। आपके कोई रिश्तेदार हैं तो उनको बता सकें कि ये देखिए, और वीडियो उनको भेज दें और उनको बता सके कि अब आप कमर कस लें, अब आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी, एक वीडियो क्लिप हम दिखाते हैं, दिखा दीजिए, फिर इसको वाइंड अप करें। लेकिन जल्द ही प्रोपेगेंडा और हिटलर की मिलिट्री सक्सेस से लोगों ने हिटलर को उनका आइडल बना दिया। अगस्त 4, 1934 में राइश प्रेसिडेंट के मरने के बाद हिटलर ने तुरंत अपने आप को हेड ऑफ द स्टेट और आर्मी का सुप्रीम लीडर भी अनाउंस कर दिया। उसके बाद जो रेफरेंडम हुआ उसमें सभी के मुंह पर एक ही सवाल था, हिटलर वर्सेस हु? ऑपोजिशन को खत्म करने के बाद और मीडिया को पालतू बनाने के बाद हिटलर ने अपना असली चेहरा दिखाया। पहले वेस्टर्न जर्मनी के डीमिलिटराइज जोन पर सर्जिकल स्ट्राइक, फिर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के एरियाज में एक्सपेंशन और फाइनली फ्रांस पर कब्जा 1940 में। यह सब होते होते और जब हो भी रहा था, देश के लोग जोर जोर से तालियां पीट रहे थे हिटलर के लिए। नाजी जर्मनी में गेस्टापो करके एक सीक्रेट फोर्स हुआ करती थी जो लोगों पर एकदम कड़ी नजर रखती थी। अरे वही काम जो आजकल सोशल मीडिया और पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर करते हैं। जर्मन सरकार के पास 1,50,000 इन्फॉर्मेंट्स थे जो पूरे देश में लोगों पर नजर रखते थे, और कोई भी जर्मन सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी बोल देता तो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पहुंचती थी हिटलर के पास। जी मिर्जा साहब, आखिरी 1.5 से 2 मिनट रह गया हमारे पास। साहब, मैं वही बात को रिपीट करूंगा जो मैंने अभी की थी कि देखिए, तमाम पाकिस्तान के मुसलमान इंडिया के मुसलमानों की, हिंदुस्तान के या भारत के मुसलमानों की मदद के लिए अपनी कमर कस लें और मेहरबानी करके जितनी मदद कर सकते हैं वो करें। और पहली मदद तो ये हो सकती है कि जो हमने ये वीडियो दिखाई है उन तक पहुंचा दें कि आपका अंजाम ये होने वाला है। और किसी जो इस किस्म के शायर हैं, शबाना आज़मी के मियाँ वाले, इनकी किसी की परवाह नहीं करें, इनकी न शायरी पर एतबार करें, क्योंकि ये बिल्कुल ही यानी पागल लोग हैं, इनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आप अपने पर भरोसा करें और अल्लाह पर भरोसा करें और तन के खड़े हो जाएं और ये बातें छोड़ दें, आप जनाब की और हुजूर की आप छोड़ दें, और आप अपने हाथ में असला ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें। जितना भी आप मुकाबला कर सकते हैं वो मुकाबला करने के लिए आप तैयारी करें। जी, दूसरी बात यह है कि आपको ये जिस तरह से मारेंगे वो एक दिन होगा कि जिसमें ये मुतय्यन करेंगे और आपको ये लोग कत्ल कर देंगे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। वहाँ तो करोड़ का, जिसमें क्या इमरान खान साहब को ये बहरहाल क्रेडिट जाता है कि इसने ये बात UN में भी कह दी है और दूसरी जगह भी कह दी है, लेकिन इमरान खान साहब की बात का असर लोगों को नहीं समझ में आएगा। आपको अपने तौर पर इंडिया के मुसलमानों को अपने तौर पर अपनी हिफाजत का निज़ाम बनाना है। तो अब आप ऐसे, आपको आवाज़ें आने से पहले आपको अपना काम कर लेना चाहिए। बिल्कुल, इससे पहले कि दुश्मन हावी हो जाए। मेरे साहब, वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का।